रशोमोन रशोमोन क्योटो जापान की प्राचीन राजधानी का सबसे बड़ा गेट था। ये 106 फीट चौड़ा और 26 फीट गहरा था और इसके ऊपर एक रिज पुल लगा था। इसकी पत्थर की दीवार 75 फीट ऊंची थी। ये गेट 779 में बनाया गया था, जब जापान की राजधानी क्योटो में स्थानांतरित हुई। पश्चिमी क्योटो के पतन के साथ गेट की हालत खराब हो गई। कई जगहों पर दरारें और मलबा पड़ गया और ये चोरों डाकुओं की शरणस्थली बन गया, साथ ही अनजान लाशों को फेंकने की जगह भी। एक ठंडी शाम थी तो एक समुराई का नौकर रोशमोन के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। गेट के नीचे कोई और नहीं था। मोटे खंबे पर जहां तहां लाल रंग की पॉलिश छिल गई थी। एक झिंगूर बैठा था। क्योंकि रोशमोन सुजाकू एवेन्यू पर है, तो उम्मीद थी कि कुछ लोग, चाहे सिर पर टोपी हो या नोबेलमैन का सिर ढकने वाला हेडगियर, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन वहां सिर्फ वही शख्स मौजूद था। पिछले कुछ सालों से टोक्यो पर आपदाओं का सिलसिला चल रहा था। भूकंप, तूफान और आग, जिसने शहर को बुरी तरह तबाह कर दिया था। पुरानी कहानियों में लिखा है कि बौद्ध मूर्तियों और अन्य धार्मिक वस्तुओं के टूटे टुकड़े, जिनकी चमक और सोने चांदी की परतें मिट चुकी थी, सड़कों के किनारे जलावन के लिए बेचे जाते थे। क्योटो की ऐसी हालत में रशोमोन की मरम्मत का सवाल ही नहीं उठता था। तबाही का फायदा उठाते हुए लोमड़िया और जंगली जानवर गेट के खंडर में अपने बिल बनाते थे और चोर डकैतों ने भी वहां पनाह ले ली। आखिरकार आखिरकार अनजान लाशों को इस गेट पर लाकर छोड़ना आम बात हो गई। अंधेरा होने के बाद यह जगह इतनी डरावनी हो जाती थी कि कोई पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कहीं से कौवों का झुंड उड़ता हुआ आता था। दिन के वक्त ये काव काव करने वाले पक्षी गेट के रिजपोल के चारों ओर चक्कर लगाते थे। जब सूरज ढकने के बाद आकाश लाल हो जाता, वे गेट पर बिखरे तिल के दानों जैसे दिखते थे। लेकिन उस दिन एक भी कौवा नजर नहीं आया। शायद देर होने की वजह से ही। कहीं कहीं पत्थर की सीढ़ियां जो टूटने लगी थी और जिनके दरारों में घास उग आई थी, कौवों के सफेद मल से सजी थी। नौकर, जिसने पहना हुआ नीला किमोनो था, सातवीं और सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा बारिश को बिना सोचे देख रहा था। उसका ध्यान दाहिने गाल पर एक बड़े फूसी की ओर गया, जो उसे परेशान कर रही थी। जैसा कि पहले कहा गया, वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। लेकिन बारिश रुकने के बाद क्या करना है, इसका उसे कोई खास प्लान नहीं था। आमतौर पर वह अपने मालिक के घर लौट जाता, लेकिन हाल ही में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। क्योटो की समृद्धि तेजी से कम हो रही थी और कई सालों तक सेवा करने के बाद भी मालिक ने उसे आर्थिक मंदी की वजह से निकाल दिया। बारिश में फंसा वो परेशान था कि अब कहा जाए। मौसम ने भी उसकी उदास मनस्थिति को और बढ़ा दिया था। बारिश रुकने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वो कल का गुजारा कैसे करेगा, इस बारे में बेकार के ख्यालों में खो गया, जो उसकी मजबूरी को लेकर बगावत कर रहे थे। बिना मकसद के वो सुजाकू एवेन्यू पर बारिश की फुहारों की आवाज सुनता रहा। बारिश ने रशमोन को घेर लिया और तेजी से बरसने लगी, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। ऊपर देखते हुए उसने एक मोटा काला बादल देखा, जो गेट की छत से निकली टाइलों के सिरों में अटक गया था। उसकी मजबूती को देखते हुए उसके पास निष्कपट या गलत तरीकों में से कोई एक चुनने के अलावा चारा नहीं था। अगर वो ईमानदारी का रास्ता चुनेगा तो भूख से मरने की नौबत आ जाएगी, चाहे दीवार के पास हो या सुजाकू नाले में। उसे इस गेट पर लाकर सड़क के कुत्ते की तरफ फेंक दिया जाएगा अगर वो चोरी का रास्ता चुने। उसका दिमाग बार बार वही चक्कर लगाता रहा और आखिरकार नतीजा निकला कि उसे चोर बनना ही पड़ेगा। लेकिन शक बार बार लौट आता था। हालांकि वो तय कर चुका था कि उसके पास और कोई चारा नहीं। फिर भी
इतना हौसला नहीं जुटा पा रहा था कि खुद को चोर बनने का फैसला सही ठहरा सके। जोर से छींकने के बाद वो धीरे धीरे उठा। क्योटो की ठंडी शाम ने उसे अंगीठी की गर्मी याद दिलाती। शाम के अंधेरे में हवा गेट के स्तंभों को खींचते हुए गुजर रही थी। उस खंबे पर बैठा छिंगुर, जिसकी लाल पॉलिश थी, अब गायब था। गर्दन झुकाकर उसने गेट के चारों ओर देखा और अपने पतले अंडरगारमेंट्स पर पहने नीले किमोनो के कंधों को ऊपर खींचा। उसने सोचा कि अगर हवा और बारिश से बचा हुआ उसने सोचा कि अगर हवा और बारिश से बचा हुआ कोई कोना मिले तो रात यही बिताएगा। उसे एक चौड़ी पॉलिश की सीढ़ी मिली जो गेट के ऊपर टावर तक जाती थी। वहाँ कोई नहीं होगा सिवाय मृतकों के, अगर कोई हो। इसलिए सावधानी से कि तलवार मैन से न निकले, उसने सीढ़ी के निचले पायदान पर कदम रखा। कुछ सेकंड बाद सीढ़ियों के बीच में उसे ऊपर कुछ हलचल दिखी। सांस रोककर और बिल्ली की तरह सिकुड़कर वो टावर की ओर जाने वाली चौड़ी सीढ़ियों के बीच में बैठा देखता और इंतजार करता रहा। टावर के ऊपरी हिस्से से आने वाली रोशनी उसके दाहिने गाल पर हल्की पड़ रही थी। वही गाल था जहां दाढ़ी के नीचे लाल फुंसी दिख रही थी। उसे उम्मीद थी कि टावर में सिर्फ मृत लोग होंगे, लेकिन कुछ कदम चढ़ने के बाद उसे ऊपर आंख दिखी जिसके आसपास कोई हिल रहा था। उसे एक धुंधला पीला झिलमिलाता प्रकाश दिखा जो छत से लटकी मकड़ियों के जाल को भूतिया चमक दे रहा था। रशोमोन में, और वो भी तूफान में, कौन रोशनी जला रहा होगा? अनजान और बुराई ने उसे डरा दिया। एक छिपकली की तरह चुपचाप नौकर सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से तक रेंग कर गया। चारों पैरों पर झुककर और गर्दन जितना हो सके फैलाकर वो डरते डरते टावर में झांका। जैसा कि अफवाह थी, उसे फर्श पर कई लाशें बिखरी मिली। रोशनी कमजोर थी, इसलिए वो उनकी गिनती नहीं कर सका। उसे सिर्फ इतना दिखा कि कुछ नंगे थे और कुछ कपड़े पहने हुए। कुछ औरतें थी और सभी फर्श पर पड़े थे, मुंह खुला या बाहें फैली, मानो मिट्टी की गुड़ियों की तरह जिनमें जान नहीं थी। कोई सोचेगा कि ये कभी जिंदा थे ही नहीं, इतनी चुप्पी थी। उनके कंधे, छाती और धड़ धुंधली रोशनी में उभर आए। बाकी हिस्से में छाया गायब थे। सड़े हुई लाशों की बदबू से उसका हाथ नाक पर गया। अगले पल उसका हाथ नीचे गिरा और वो घूरने लगा। उसे एक भूतिया आकृति दिखी जो एक लाश पर झुकी थी। एक बूढ़ी औरत लग रही थी, पतली, सफेद बालों वाली और डरावनी। दाहिने हाथ में पाइन की मशाल लिए वो लंबे काले बालों वाली लाश के चेहरे में झांक रही थी। डर और जिज्ञासा से ज्यादा घबराहट में तो कुछ देर तक सांस लेना भूल गया। उसके सिर और शरीर के बाल खड़े हो गए, डरते हुए, देखते हुए। उसने मशाल दो फर्श के तख्तियों के बीच फंसा दी और लाश के सिर पर हाथ रखकर एक एक करके लंबे बाल खींचने लगी, जैसे बंदर अपने बच्चों के सिर से जू मारता है। बाल आसानी से उसके हाथों की हरकत से निकल रहे थे। जैसे जैसे बाल निकले, उसके दिल से डर गायब हुआ और बूढ़ी औरत के प्रति नफरत बढ़ गई। यह नफरत इतनी गहरी हो गई कि हर बुराई के खिलाफ एक तीव्र विरोध बन गया। उसी वक्त अगर कोई पूछता कि भूख से मरना या चोर बनना, जो थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में आया था, तो वह बिना हिचक मृत्यु चुन लेता। उसकी बुराई के प्रति नफरत उस पाइन के लकड़ी की तरह भड़क उठी जो बूढ़ी औरत ने फर्श में फंसा रखी थी। उसे नहीं पता था कि वह मृतकों के बाल क्यों खींच रही थी, इसलिए उसे नहीं मालूम कि उसका काम अच्छा था या बुरा। लेकिन उसकी नज़र में इस तूफानी रात में रशमून में मृतकों के बाल खींचना एक ना माफ होने वाला जुर्म था। बेशक उसे याद नहीं आया कि थोड़ी देर पहले उसने खुद चोर बनने की सोची थी। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पैरों में ताकत डाली, सीढ़ियों से उठा और तलवार हाथ में लेकर सीधे बूढ़ी औरत के सामने बढ़ गया।
वो औरत घबराई, डरते हुए फर्श से कूद पड़ी। एक पल के लिए वो रुकी, फिर चीखते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। रुक, कहाँ जा रही हो? उसने चिल्लाया और डरती हुई औरत के रास्ते को रोक दिया, जो उसके बगल से निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर भी वह अपने नाखूनों से रास्ता बनाने की कोशिश करती रही। उसने उसे पीछे धकेला। वे लड़ते हुए लाशों के बीच गिर पड़ी और जूझने लगी। नतीजा तय था। एक पल में उसने उसकी बाह पकड़ ली, मरोड़ दी और उसे फर्श पर पटक दिया। उसकी बाहें हड्डियों जैसे पतली थी, मांस उतना भी नहीं जितना मुर्गे की टांग पर होता है। जैसे ही वो फर्श पर गिरी, उसने तलवार निकाली और चांदी की चमकती धार को उसके नाक के सामने ला खड़ा किया। वो चुप हो गई। वो कांप रही थी, मानो दौरा पड़ रहा हो, और आंखें इतनी चौड़ी हो गई कि बाहर निकलने को थी। सांस भारी और कराहती हुई आ रही थी। इस बदनसीब की जान अब उसके हाथ में थी। ये सोचकर उसका गुस्सा ठंडा हुआ और एक शांत गर्व और संतुष्टि आई। उसने नीचे देखा और थोड़ा शांत स्वर में कहा, मैं कोई पुलिस हाई कमिश्नर का अधिकारी नहीं हूँ। मैं एक अजनबी हूँ जो इस गेट से गुजर रहा था। मैं तुम्हें बांधूंगा नहीं या कुछ गलत नहीं करूंगा, लेकिन बताओ कि ऊपर क्या कर रही हो? फिर बूढ़ी औरत ने आंखें और चौड़ी की और चील की तरह तेज लाल आंखों से उसके चेहरे को गौर से देखा। उसने होठ हिलाए जो नाक में सिकुड़ गए थे, मानो कुछ चबा रही हो। उसकी पतली गर्दन में नुकीला एडम्स एप्पल हिला। फिर कौवे के काव काव जैसी सांस उसके गले से निकली। मैं बाल खींचती हूँ, मृतकों के बाल खींचती हूँ, पर्ची बनाने के लिए। उसका जवाब उनके बीच की अनजानता को खत्म कर निराशा ला गया। अचानक वो उसके पैरों के नीचे सिर्फ एक कांपती बूढ़ी औरत बन गई। अब वो भूतिया नहीं, सिर्फ एक औरत थी जो मृतकों के बालों से पर्ची बनाती थी, बेचने के लिए, थोड़ा सा खाना पाने के लिए। उसे ठंडा तिरस्कार छा गया, डर दिल से चला गया और पुरानी नफरत वापस आई। ये भाव शायद उसने महसूस कर लिए। बूढ़ी औरत जो अभी भी खींचे हुए बाल पकड़ी थी, अपनी खरदुरी टूटी आवाज में बुदबुदाई, हाँ, मृतकों के बालों से पर्ची बनाना तुम्हें बड़ा पाप लग सकता है, लेकिन ये इससे बेहतर नहीं है। जिस औरत के खूबसूरत काले बाल में खींच रही थी, वो सिपाही चौकी पर सांप का सूखा मांस बेचती थी, कहकर कि ये मछली है। अगर प्लेग से नहीं मरती तो आज भी बेच रही होती। सिपाहियों को उससे खरीदना पसंद था और वे कहते थे कि मछली स्वादिष्ट है। उसका काम गलत नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा न करती तो भूखा मर जाती। कोई चारा नहीं था। अगर उसे पता होता कि मुझे जिंदा रहने के लिए करना पड़ता, तो शायद उसे परवाह न होती। उसने तलवार मैन में डाल दी और बाई हाथ से मुठ पकड़कर गौर से सुना। दाहिना हाथ गाल पर फुंसी को छुआ। सुनते सुनते उसके दिल में एक हिम्मत जगी, वो हिम्मत जो थोड़ी देर पहले गेट के नीचे बैठे वक्त नहीं थी। एक अजीब ताकत उसे उस हिम्मत के विपरीत दिशा में ले जा रही थी, जो उसने औरत को पकड़ते वक्त दिखाई थी। अब उसे भूख से मरना या चोर बनने का सवाल नहीं सताता था। भूख इतनी दूर थी कि उसके दिमाग में आना मुश्किल था। यकीन है? उसने ताने के लहजे में पूछा। जब उसने बात खत्म की, उसने फुसी से हाथ हटाया, झुककर उसकी गर्दन पकड़ी और सख्ती से कहा, फिर अगर मैं तुम्हें लूट लूं तो वह सही होगा। मुझे भूख से मरना पड़ेगा अगर ऐसा न करूं। उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और लाशों पर उसे लात मारी, जबकि वह जूझती रही, उसके पैर पकड़ने की कोशिश करती रही। 5 कदम वो सीढ़ियों के ऊपर था। छीने हुए पीले कपड़े उसके बाह के नीचे थे और एक पल में वो अंधेरे के गहराई में सीढ़ियों से नीचे भाग गया। उसके नीचे उतरने की गूंज टावर में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत लाशों से उठी, बड़बड़ाती और कराहती हुई। वो अभी भी चलती मशाल की रोशनी में ऊपरी सीढ़ी तक रेंगी
और अपने चेहरे पर लटके सफ़ेद बालों के बीच से आखिरी सीढ़ी की ओर देखा। उसके आगे सिर्फ अंधेरा था, अनजाना और अनजाना।